Good morning students. Beta, this is your lecture number 29. ठीक है, and it's 22nd of May. So in our previous class we have discussed about ribosomes. हमने ribosomes complete किया है, ठीक है, और इसके अलावा आपने नियर अबाउट सारे सेल ऑर्गेनल्स आपने complete कर लिए, ठीक है. Now I am going to explain you nucleus. ठीक है, लास्ट एंड जो है फाइनल सेल ऑर्गेनल कौन सा पढ़ रहे हैं, अब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं. एंड रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर जो है फाइनली लग जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है. उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे. ट्यूसडे को आपके एमसीक्यूज में करवाऊंगी खुद सेल्फ, जो है अलग अलग जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जिसको हम कह सकते हैं, या जो पिछले उसमें आए हैं आपके एग्जाम्स में आए हैं, वो करवाएंगे, ठीक है. देन फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे बायोमॉलिक्यूल्स. आ गई बात समझ में, ठीक है. तो लेट्स बिगिन विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. तो बेटा डिस्कवरी की जहां तक बात है तो रॉबर्ट ब्राउन ने एपिडर्मल सेल ऑफ ऑर्चिड रूट सेल्स के अंदर क्या किया था, सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है. वहीं पे अगर हम बात करें इसके निकनेम की, तो देखो जनरली हम इसे मास्टर सेल ऑर्गेनल बोल सकते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल बोल सकते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोल सकते हैं. व्हाई? बिकॉज जो है ये सेल ऑर्गेनल सभी सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है. आगे बात समझ में. ऑल सेलुलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मास्टर सेल ऑर्गेनल कह सकते हो आप, or you may call it a controller of cell, you may call it brain of cell. Understand? ठीक है. Now the largest cell organelle in the protoplasm of the cell. Why? देखो अभी तक हम पढ़ते आए कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल क्या है. प्लांट सेल के अंदर देखें तो हम अलग ऑर्गेनल की बात करते हैं, एनिमल सेल में देखें तो अलग ऑर्गेनल की. लेकिन अगर आपसे क्या पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म में, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में, वो साइटोप्लाज्म में था, ये प्रोटोप्लाज्म है. और ध्यान रखना प्लांट सेल में भी वैक्यूल नहीं कहोगे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बोलोगे. क्यों? क्योंकि जो है प्लास्टिड्स बोलोगे. क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो आपका वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स के अंदर क्या है, नॉन लिविंग कंटेंट होता है. आगे बात समझ में. और नॉन लिविंग कंटेंट है तो ऑब्वियसली क्या है, उसे हम लिविंग कंसिडर नहीं करेंगे. तो आप वहां पे क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स कहोगे प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल के अंदर क्या बताया था, कमेंट करके बताना, ठीक है. तो देखो इस तरीके से हमने देखा. लेकिन अगर आपको ये नहीं कहा है कि सेल कैसा है, और साइटोप्लाज्म की जगह आपने क्या दे दिया, यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी इंक्लूडेड है. आगे बात समझ में. तो इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल. क्लियर, ठीक है. इसके बाद अगर हम बात करें किसके नंबर की, तो नंबर देखो बेटा, कुछ सेल ऐसे हैं जहां न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि मैच्योर आरबीसी हो गई, प्लांट सीव ट्यूब सेल्स हो गई, ठीक है. ऐसी सेल्स को डीन्यूक्लिएटेड या इन्यूक्लिएटेड सेल्स कहा जाएगा, जहां पे आरबीसी, जहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है. ऐसे ही अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट. एक ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हम आज पढ़ेंगे. लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि जेनेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है. और उस केस में हमने जो है उसे क्या नाम दिया था, न्यूक्लियोइड नाम दिया था. और जो न्यूक्लियोइड है, ठीक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स. क्लियर. अब अगर एक सेल में एक न्यूक्लियस है तो यूनिन्यूक्लिएट, यूनि मतलब से एक, सिंगल, और न्यूक्लिएट का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, ठीक है. तो यूनिन्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस. क्लियर, ठीक है. अब देखो अगर हम बात करें यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन कहाँ मिलती है, जनरली जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, जनरली मोस्टली, ठीक है, क्या मिलता है हमें, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन मिलती है. लेकिन वहीं अगर हम बात करें बाइन्यूक्लिएट कंडीशन की, यानी कि एक सेल में दो न्यूक्लियस, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं. एग्जांपल हम किसका देख सकते हैं, पैरामीशियम का, पैरामीशियम कॉर्डेटम का, जो कि एक प्रोटोजोआ है. क्लियर, ठीक है. इसके साथ साथ जो है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, यानी कि एक सेल में मोर देन टू न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है, दैट कंडीशन इज नोन एज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. क्लियर. जैसे स्टेरिएटेड मसल फाइबर्स हो गए,
ठीक, अब इम्पोर्टेंट क्या है बेटा जो आपसे जनरली पूछा जा सकता है, देखो मैंने बार बार कहा है ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज द बेसिक ऑफ सर्टेन फिनोमिनन्स ऑफ सर्टेन अदर चैप्टर्स, ठीक है। तो देखो कुछ वर्ड्स हम यूज करेंगे, उन्हीं की एक्सप्लेनेशन हम यहाँ कर रहे हैं, बेसिक्स है आपके क्लियर होने चाहिए, क्लियर। तो देखो जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, अब ये दो तरीके से हो सकती है, या तो ये सिनसीशियम की फॉर्म से हो रही है, या ये सिनोसिटिक कंडीशन जो है उसका रीजन सिनोसिटिज्म है। अब क्या मतलब है सिनसीजियम का और सिनोसिटिक का, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे चल के हम ये वर्ड्स डायरेक्ट यूज करने वाले हैं अदर चैप्टर्स में, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो देखो सिन मतलब फ्यूज करना, सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूज करना, ठीक है। तो सिनसीजियम का मतलब क्या है, मान लो ये आपका एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस, अब यहाँ पे ऐसे मोर देन वन सेल है ऐसे करके, ठीक है, और धीरे धीरे वन बाय वन इनमें इसका इससे फ्यूजन हुआ, फिर जो बना उसका इससे, ऐसे करके फ्यूजन होता चला गया, और हमारे पास कुछ इस तरीके से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप कर गई। आगे बात समझ में, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप कर गई। तो इस टाइप की कंडीशन, सिन का मतलब फ्यूज करना, जब मल्टीपल सेल्स के फ्यूजन से, ठीक है भाई, फ्यूजन ऑफ सेल्स से क्या हो रही है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ रही है, तो उस टाइप की कंडीशन को सिनसीशियम कहा, सिनसीशिया सिंगुलर में, सॉरी प्लूरल में, और सिनसीशियम सिंगुलर वर्ड में, ठीक है, सिनसीशियम कंडीशन कहा जाएगा। वहीं अगर हम बात करें सिनोसिटिक कंडीशन की, तो सिनोसिटिक कंडीशन में ऐसा नहीं होगा बेटा, यहाँ क्या होगा, आपका न्यूक्लियस डिवाइड करके मल्टी न्यूक्लिएट बनेगा। मतलब मान लो ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल में पहले एक न्यूक्लियस था, सेल ने सोचा कि चलो डिवाइड किया जाए, ठीक है, सेल डिवीजन शो कर रहा है, बट सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस है, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट है। तो क्या होगा कि यहाँ एक सेल, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस तो बन गए, सेल का साइज बढ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली सेल का साइज बढ़ेगा तभी दो न्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस, अब क्या हुआ, सेल का साइज बढ़ गया, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। अब अगर सेल डिवीजन कंप्लीट होता, अगर सेल डिवीजन कंप्लीट होता तो बीच में क्या होती, ऐसे एक सेप्टम फॉर्मेशन हो जाती, एक वॉल फॉर्मेशन हो जाती, दो सेल हो जाते। बट यहाँ क्या है, यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन यानी कि एक जो वॉल फॉर्मेशन है वो एब्सेंट होती है, एक से दो न्यूक्लियस बन गए। अब ये डिवाइड करके दो न्यूक्लियस और बनाएगा, ठीक है, ये डिवाइड करके दो न्यूक्लियस और बनाएगा। अब जो बने हैं वो आप फर्दर डिवाइड करके और न्यूक्लियस बनाएंगे इस तरीके से, और अल्टीमेटली पूरा का पूरा सेल न्यूक्लियस से भर जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन जहां पे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है विद इन अ सिंगल सेल, ठीक है, इस टाइप की कंडीशन जब आती है तो उसको बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन या जो है सिनोसिटिज्म, ठीक है। तो सिनोसिटिक कंडीशन या सिनोसिटिज्म किसको बोलते हैं, जब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाए ड्यू टू रिपीटेड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर, ठीक है। जैसे कि राइजोपस की बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे लिवर सेल की, ठीक है, हमारे आरबीसी की, जब प्लाज्मोडियम जो है, जो मलेरियल पैरासाइट है, हमारी आरबीसी में जाता है या हमारे लिवर सेल में जाता है, तो वो कुछ इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करके और उनको फिर ब्रस्ट आउट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि काफी जगह आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर देखा जाए तो इसी को प्लाज्मोडिया कंडीशन भी, प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडिया कंडीशन भी कहा जा सकता है, क्लियर, ठीक है। तो देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा, ओनली कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और अगर जो है क्या कर रहा है, डिवीजन से ना होके फ्यूजन ऑफ मोर देन वन सेल से क्या हो रही है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो रही है, तो उसको क्या कहोगे, सिनसीशियम। समझ में आ गई बात। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे हम नेक्स्ट पार्ट इसका जो है कंप्लीट कर सके। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो बेटा दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा देखो न्यूक्लियस के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज कैरियो। क्या वर्ड यूज किया जाता है, कैरियो वर्ड यूज किया जाता है। तो कैरियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की, ठीक है।
देखो वैसे तो हमने छोटा सा स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किया था, बट आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, हर चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल से हमें करना है। तो पहले डायग्रामेटिक व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हर पार्ट को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो देखो ये क्या हो गई, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाली क्या हो गई, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे बात समझ में। और इसके बीच में, आउटर और इनर के बीच में ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज पेरी न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है, पेरी न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्पेस। समझ में आया, ठीक है। तो देखो अभी हमने देखा, अगर न्यूक्लियस के एनवेलप को देखा जाए, ठीक है ना, पेरी न्यूक्लियोप्लाज्मिक की जगह इसको पेरी न्यूक्लियर कर दो, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दैट वुड बी मोर बेटर, ठीक है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस वन इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो स्पेस है दैट इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। कितना होता है, क्या होता है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ये क्या हो गए आपके 80s राइबोसोम्स, पढ़ाया था कि राइबोसोम्स जो इसके सरफेस पे होंगे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस पे होंगे, इसको क्या बोलेंगे, 80s राइबोसोम। तो इन तीनों से क्या बनता है, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, इन तीनों को मिला के क्या बनता है, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब फ्यूज होती है किसी पर्टिकुलर जगह पे, वहां क्या है, पोर क्रिएट है, ठीक है। मतलब देखो, इसको मैं पहले मिटा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो क्या है, ये आपकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये एक दूसरे से ऐसे फ्यूज्ड है। तो देखो कुछ जगह पे, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप में कुछ जगह पे, देखो एनसीईआरटी में एज इट इज यही लाइन दी है और आपको इसी तरीके से याद करना है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हेन फ्यूजेस विद इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट विल फॉर्म न्यूक्लियर पोर। क्या बन गया, ये बन गया आपका न्यूक्लियर पोर, ठीक है। न्यूक्लियर पोर बेसिकली किसके लिए होता है बेटा, ताकि चीजें न्यूक्लियस से आपके साइटोप्लाज्म में जा सके और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। और क्या होता है न्यूक्लियर पोर, वो जगह जहां पे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज करती है, ठीक है। अब देखो जो न्यूक्लियर पोर होता है ना बेटा, वो एज इट इज डायरेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। एक्चुअल में क्या होता है, ये पूरा के पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे, और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। हायर क्लास में जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप रेड कलर से देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एन्यूलस, ठीक है। याद रखो तो बहुत बढ़िया, वैसे कभी पूछा भी नहीं जाता है, बहुत ज्यादा डीपली हो जाता है ये, बट ध्यान रखना कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को एन्यूलस कहा जाता है, ठीक है। तो देखो हमने जगह जगह पे क्या बनाए हैं, न्यूक्लियर पोर, और उसके बाद क्या बताया है, वहां पे क्या प्रेजेंट है, एन्यूलस भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर से चीजें, एन्यूलस के अंदर से चीजें क्या होंगी, बाहर और अंदर आएंगी, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइड पे, ठीक है, अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को हमने क्या कहा, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोप्लाज्म, ठीक है। या तो क्या कहोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ कहा जाएगा। तो दिस वन इज कैरियोलिम्फ, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे हम, कैरियोलिम्फ। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया है, ठीक है ना, एक्चुअल में क्या होता है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइड पे कुछ प्रोटीन होते हैं। क्या रोल होता है, वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। आप फिलहाल के लिए इसको मान लो, ये क्या है, न्यूक्लियर लैमिना,
ठीक है, न्यूक्लियर लेमिना क्या होता है और क्या रोल होता है इसका, क्यों होता है ये सब चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ देखो बेटा और क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये जो पूरा का पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है, इस न्यूक्लियो यानी कि जो कैरियोलिम्फ है, इसके अंदर बेसिकली आपको कुछ क्या मिलेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या दिखाई दे रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा इंटरमिंगल होता है। मैंने जो आपको न्यूक्लियस दिखाया वो इंटरफेस का न्यूक्लियस दिखाया, ठीक है, जिस टाइम पे बेसिकली सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिखाई देगा और आपके जो क्रोमेटिन फाइबर्स है, ठीक है, वो अच्छे से दिखाई देता है। देखो अगर मान लो न्यूक्लियस में आपको ऐसे इस तरीके से पूरा जाल दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, क्रोमेटिन फाइबर्स। क्या बोलोगे, क्रोमेटिन फाइबर्स। जब इसको हम वापस से क्या करते हैं, इसको बहुत ही जो है, जब इसकी जो है क्या हो जाती है, बॉइलिंग हो जाती है, ठीक है, जब ये अपनी इंटरफेस स्टेज में आता है तो उसका टाइम पे ये कंडेंसेशन शो करता है और इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये जो फाइबर्स आपको इंटरमिंगल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब ये कंडेंस होते हैं, ठीक है, तो इनको एग्जैक्टली हम देख सकते हैं ये एक्चुअल में कुछ इस टाइप के होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो जैसे आपके पास क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं थ्रेड के, और उनको आपने लिया और ऐसे ऐसे गोल कर दिया, बिल्कुल ऐसे जो है, जैसे मान लो कोई पेज हो तो उसको ऐसे पूरा का पूरा क्या कर दिया, गोल कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, जब वो बिल्कुल जो है अनकॉइल्ड फॉर्म में है, सॉरी कॉइल्ड फॉर्म में है, ठीक है, तो उस केस में वो फाइबर्स आप उनको जो है कैसा दिखाई देगा, आपको बॉल ऑफ थ्रेड्स दिखाई देगा। तो वो बॉल ऑफ थ्रेड पूरा जो दिख रहा है आपको, उलझा हुआ सा इंटरमिंगल थ्रेड्स दिख रहे हैं, उस टाइम पे क्या कहोगे, क्रोमेटिन फाइबर्स। लेकिन धीरे धीरे जब वो सुलझने लगेंगे, ठीक है, आप उनको खोलोगे और वो उनके एक्चुअल स्ट्रक्चर में आएंगे, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। उस टाइम पे हमें कुछ साफ सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि वाकई में इसमें धागे ऐसे हैं, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क पूरा होता है, इस नेटवर्क को क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। और हर एक ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इनको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। क्या बोलोगे, क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये इंटरफेस न्यूक्लियस इसलिए क्रोमोसोम दिखाया है, अदरवाइज क्या होगा यहाँ पे, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है ना। अगर हम डिवाइडिंग सेल के अंदर देख रहे हैं तो वहां मतलब नॉर्मली अगर हम देख रहे हैं तो क्रोमेटिन फाइबर दिखता है, बट अगर इंटरफेस स्टेज पे देख रहे हो, यानी कि दो डिवीजन के बीच की स्टेज, उस पे क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देते हैं, क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्या है कि आप यहाँ पे कुछ ये रेड कलर का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, ठीक है। रेड कलर से क्या बनाया था, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो कुछ जगह पे न्यूक्लियोप्लाज्म क्या हो जाता है, डेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। वहां पे आरएनए और प्रोटीन का कंटेंट बाकी जगह से अबंडेंट अमाउंट में मिलता है, ठीक है। और ऐसे रीजन को क्या कहा जाता है बेटा, ऐसे रीजन को कहा जाता है आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है। पूरा कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आपने ये न्यूक्लियोलस क्या होता है ये भी पढ़ना है। अब देखो एक चीज गौर करने वाली है कि जनरली जो थ्रेड्स हमने बनाई है उसमें ये इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या होता है, कैसा होता है, इसको आगे समझाएंगे, ठीक है। ये एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इधर भी एक है, बट जहां आपका न्यूक्लियोलस है वहां पे इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन, दबा हुआ हिस्सा, ठीक है, दो है। जैसे इस वाले क्रोमोसोम में देखो, इस वाले क्रोमोसोम में ये तो बाकियों की तरह हो गया बीच में, और एक बिल्कुल जो है एंड की तरफ क्या है, एक और कंस्ट्रिक्शन है। ये जो सेंट्रोमियर होता है इसको हम डिटेल से करेंगे, बट फिलहाल आपके बेसिक्स के लिए, क्योंकि डायग्रामेटिक व्यू ले रहे हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों बनाया है मैंने, देखो क्योंकि इस टाइप की क्रोमोसोम्स को हम सेट क्रोमोसोम सेट कहेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, सेट क्रोमोसोम, जहां पे ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। ये क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। आगे बस समझ में, तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ये होती है, और ये जो इसके अंदर पहली दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको सेट क्रोमोसोम कहा जाता है, जिनपे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी मिलती है, मतलब एक दबे हुए हिस्से के साथ साथ दूसरा भी मिलता है एक ही क्रोमोसोम में,
ठीक है, तो आगे बात समझ में। और ये उभरा, ये अलग सा हिस्सा जो बच जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, जो है सैटेलाइट कहते हैं। बट आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली आपको सेट क्रोमोसोम के नजदीक जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है उसके पास ही आपको न्यूक्लियस मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता हर जगह। ठीक है, इधर भी देखो, इस वाले क्रोमोसोम में ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो हमेशा न्यूक्लियस जब भी बनाते हो तो सेट क्रोमोसोम के पास बनाना है, सैटेलाइट क्रोमोसोम के नजदीक बनाना है, वो भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के पास। ठीक है, आगे बात समझ में, क्यों बनाना है वो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी, तब आपको पता चल जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो और यू हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर इन योर नोटबुक। सो जैसा हमने अभी अभी डिस्कस किया बेटा स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का जो हमने डायग्रामेटिक व्यू लिया है उसमें देखो हमने बात की न्यूक्लियर एनवेलप, माइंड में आपके होना चाहिए कैसा दिख रहा था। न्यूक्लियर पोर थे उसमें, एन्युलस भी था। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या था, लिक्विड भरा हुआ है जो न्यूक्लियस के अंदर है, जिसको कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने डेंस न्यूक्लियोप्लाज्मिक एरिया देखा था, न्यूक्लियोलस कहा गया था। एंड अल्टीमेटली जो फाइबर्स उसमें दिख रहे थे दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, जो अल्टीमेटली क्या है, आपके क्रोमोसोम्स हैं, जहां पे आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये हमने एक आउटलुक लिया आपके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का, मतलब सेल के न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का। अब वन बाय वन हर एक को थोड़ा सा डिटेल से लेके चलते हैं। देखो, जहां तक बात है न्यूक्लियर एनवेलप की, तो ऑब्वियसली जो है न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जहां पे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होगा, दैट इज 200 to 400 एंगस्ट्रॉम जो है वाइड होता है ये। बट एनसीईआरटी ने जो डाटा दिया है, ठीक है ना, उसको वो है 100 to 500 एंगस्ट्रॉम, एक रेंज बताई है 100 to 500 प्लस, यहाँ पे 100 कम कर दिया, वहां 100 प्लस कर दिया, तो रेंज बढ़ा दी है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, एनसीईआरटी का डाटा ये याद नहीं रखना है, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो खैर यही होता है, बट फिर भी आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है फॉलो करनी है चीजें। ठीक है, तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है दैट रिमेन इन कंटिन्यूएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल्स। देखो हमने बताया था ना, ये आपका जैसे मान लो न्यूक्लियस है, ये डबल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, और बीच में क्या बन गए, न्यूक्लियर पोर बन गए। ठीक है, तो हमने जो डायग्राम बनाया था, चाहे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम देख लो, चाहे यहाँ पे डायग्राम देख लो, हमने क्या कहा था कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशंस होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो पार्ट है, यानी कि इसके जो चैनल्स हैं दैट रिमेन कनेक्टेड विद पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये बात आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो अगर हम बात करें किसकी, जो है पेरी न्यूक्लियर स्पेस की, तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस इज स्पेस बिटवीन दी आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा देखो अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्मिक फेस की बात करें, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ठीक है, जैसे हमने ये इस तरीके से क्या बनाई थी, ऐसे करके इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई थी। ठीक है, पोर सब आप देख लेना इस तरीके से। तो जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइड पे, इस साइड पे हमने क्या देखा था, ऐसे करके ग्रीन कलर से मैंने प्रोटीन बनाए थे, जिसको हमने क्या नाम दिया था, नाम दिया था न्यूक्लियर लैमिना। तो एक्चुअल में क्या होता है, अ लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल की एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन फाइबर्स से बनी हुई होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली इनका काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, इनर मेम्ब्रेन को इंटरनली सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हैरिस और जेम्स ने इसको डिस्क्राइब किया था अमीबा के अंदर, न्यूक्लियर लैमिना को। आगे बात समझ में, इसको डेंस लैमिना या हनीकॉम्ब लेयर भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियर लैमिना के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बात करें कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की,
ठीक है, जैसे कि oocyte की बात करें, स्पर्म की बात करें, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो ध्यान रखना न्यूक्लियर लैमिना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूक्लियर लैमिना इज एब्सेंट इन केस ऑफ सॉरी आपके प्लांट सेल, प्रोकैरियोट्स में तो होगा ही नहीं। न्यूक्लियर लैमिना एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें oocytes एंड स्पर्म, ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियर लैमिना एब्सेंट होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर जो है पोर की, तो पोर के बारे में मैंने बताया था, ऑक्टागोनल जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट इज बेटा अभी हमने देखा था कि न्यूक्लियर लैमिना के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियर पोर। ओके, सो न्यूक्लियर पोर जैसे देखो ऑक्टागोनल एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑक्टागोनल क्यों कहा है, क्योंकि इसके अंदर 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो एनुलस की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्टागोनल एंड सर्कुलर इन नेचर, सर्कुलर दिखाई देगा, डायनेमिक बिहेवियर होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे 3D डायग्राम अगर आप न्यूक्लियस का देखोगे तो रेंडमली आपको क्या दिखाई देंगे, न्यूक्लियर पोर दिखाई देंगे। आगे बात समझ में, ठीक है, न्यूक्लियर पोर दिखाई देंगे। इसके अलावा देखो बेटा अगर हम बात करें नंबर की, तो आपको वेरिएबल अमाउंट में मिलेंगे, ठीक है ना। 1000 से 10,000 पोर्स आपको एक न्यूक्लियस के ऊपर आसानी से देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखो जो इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपको याद करनी है, ठीक है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो या फिर आपका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, एट द एज ऑफ द पोर, पोर के एजेस के ऊपर क्या होता है, द इनर एंड द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कंटिन्यूअस, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ठीक है। तो इस लाइन को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ठीक है ना। 2 साल पहले यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें ऑप्शन में था कि द पॉइंट वेयर जो न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूजेस विद ईच अदर, ठीक है, या पार्ट कह सकते हो। तो आंसर क्या आएगा, न्यूक्लियर पोर या एज ऑफ न्यूक्लियर पोर ज्यादा एप्रोप्रिएट है, बट अगर न्यूक्लियर पोर भी आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो राइट, ठीक है। आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा देखो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, न्यूक्लियर पोर के अंदर हमें क्या दिखाई देता है बेटा, सिलेंड्रिकल प्रोटीन दिखाई देता है, ठीक है ना। 8 मॉलिक्यूल्स का बना हुआ सिलेंड्रिकल प्रोटीन दिखाई देता है, जिसको क्या कहा जाता है, एन्युलस। हमने डायग्राम में देखा था, रेड कलर से बनाए थे, आर प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में न्यूक्लियर पोर क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियर पोर नहीं होता, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है। जब आप अपनी हायर लेवल की बुक्स पढ़ोगे, ठीक है, वहां आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि एन्युलस क्या है, न्यूक्लियर पोर क्या है, ठीक है, एवरीथिंग। तो देखो पोर प्लस एन्युलस दोनों को मिला के, एन्युलस 8 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सिर्फ न्यूक्लियर पोर नहीं होता, पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो जो सेंट्रल पोर है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का, वो 100 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर है, ठीक है। सेंट्रल पोर ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स 100 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक और चीज आपको याद रखनी है, देखो आपका जो न्यूक्लियर पोर है वहां पे एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जो याद रखना है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन, ठीक है ना। न्यूक्लियर प्लाज्मिन प्रोटीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। जहां तक बात है फंक्शंस की, तो देखो एक तो शेप ऑफ न्यूक्लियस मेंटेन कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है न्यूक्लियर कंटेंट को उनके प्लेस पे रख रहा है, जो जहां है उसको वहां रखे हुए, ठीक है ना। और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को डिस्टिंक्ट कर रहा है ना। और इसके अलावा है अगर हम बात करें रेगुलेट्स फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं।
आपको ये 4 ही याद करने हैं, किसके? न्यूक्लियर पोर के। हालांकि आपसे अकेले पूछा नहीं जाएगा कि अकेले न्यूक्लियर पोर के फंक्शन बताओ, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं बच्चों। दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड कंपोनेंट क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसको हम न्यूक्लियर सैप भी कह सकते हैं एंड यू मे कॉल इट कैरियोलिम्फ। ठीक है, कैरियोलिम्फ भी बोल सकते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का वो हिस्सा दैट इज सेपरेटेड बाय, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू सेपरेट कर दिया गया है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे उसको। जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, बिल्कुल जेल लाइक जो इसकी कंपोजिशन होती है। केमिकल कंपोजिशन देखेंगे हम आगे क्या होता है। ठीक है, क्लियर है एंड नॉन स्टेनिंग पार्ट। ध्यान रखना है इस चीज को, ये क्वेश्चन आपका एम्स में आया हुआ है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो स्टेनिंग शो नहीं करता। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये कोई स्टेन गेन नहीं करेगा। क्लियर एंड नॉन स्टेनिंग पार्ट होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, इसके साथ साथ अगर पीएच की बात करें तो स्लाइटली अल्कलाइन रहेगा, 7.4 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, इसके अलावा देखो काम क्या है इसमें? क्या है? आपके जितने भी जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो आपका डीएनए हो या कुछ जो है कंटेंट न्यूक्लियोटाइड का, जैसे आरएनए है, ठीक है, राइबोसोमल यूनिट्स हैं, उसके लिए क्या है? ये साइट ऑफ सिंथेसिस है। ठीक है, मतलब दे कंटेन रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ है। हम स्ट्रक्चर डिटेल पढ़ेंगे इसका, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आरएनए क्या होता है वो भी करेंगे। ठीक है, बट आपने नाम सुने हैं और आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है ना, तो डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट्स से बने हुए हैं। आगे बात समझ में? और न्यूक्लियोटाइड्स भी हमारे पास फिर जो है कई टाइप की हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर है। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो गए? रॉ मटेरियल। डीएनए और आरएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो गए? रॉ मटेरियल हो गए। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स हैं जो इसको बना रही है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, लाइगेज एंजाइम हो गई। तो बहुत सारी ऐसी एंजाइम्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, अलॉन्ग विद सर्टेन आयंस, मेटल आयन, जैसे मैग्नीज आयन है, मैग्नीशियम आयन है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आयंस भी यहाँ पे मिलते हैं। दे कंटेन रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ। ठीक है, किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, अलॉन्ग विद हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसके साथ साथ यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स भी मिलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन समवॉट एसिडिक होते हैं, लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक बाय नेचर होते हैं। ठीक है, और आपने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में जो वेल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसकी वजह से होती है? हिस्टोन प्रोटीन की वजह से होती है। जो डीएनए पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड है उसका मेन रीजन। ठीक है, इसके साथ साथ फंक्शंस की जहां तक बात है तो इट इज साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोमल सबयूनिट्स। ठीक है, अलॉन्ग इसके साथ क्या दे रहा है? ये टर्जिडिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। मान लो किसी चीज के अंदर अगर फ्लूइड भरा हुआ है तो ऑब्वियसली टाइट होगी ना वो। ठीक है, तो अंदर देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और फ्लूइड की वजह से क्या है? वो फ्लूइड इसकी वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, तो टर्जिडिटी भी ये न्यूक्लियस को प्रोवाइड, एक रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है किसको? न्यूक्लियस ऑफ सेल को। आगे बात समझ में? नेक्स्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यूक्लियोलस क्या होता है। नेक्स्ट इज बेटा न्यूक्लियोलस। ओके, सो न्यूक्लियोलस देखो हमने डायग्राम में देखा था। ठीक है, डेंस न्यूक्लियोप्लास्मिक एरिया होता है। ठीक है, दैट इज रिच इन डीएनए एंड दैट इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए आप अलग से देखेंगे, इसमें भी समझा रही हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? डेंस न्यूक्लियोप्लाज्मिक एरिया। ठीक है, डेंस न्यूक्लियोप्लाज्मिक एरिया होता है। और सबसे पहले इसकी डिस्कवरी फॉन्टेना नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है क्या,
कि ऑलवेज फाउंड एट द पेरिफेरल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की पेरिफेरी पे, बिल्कुल जो है जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बिल्कुल साइड में, उसके नजदीक जनरली हमें मिलता है, सिचुएटेड नियर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा देखो जो इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को समझने के लिए पहले हमें इस डायग्राम को समझना है। ठीक है, देखो बेटा ये क्या है, एक सेट क्रोमोसोम है। जनरली सेट क्रोमोसोम नहीं होगा, नॉर्मल क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो आपका नॉर्मल क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का होगा। ये नीचे वाला हिस्सा हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं। तो ये जो पूरा आपका है ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमोसोम्स क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स विच अपीयर्स एट द सेल डिवीजन। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सॉरी एट मींस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो देखो क्रोमोसोम वही जो क्रोमेटिन फाइबर्स आपने देखे थे, ठीक है ना, वो जब कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका एक्चुअल लुक आता है, और वो एक्चुअल लुक क्या कहला रहा है? क्रोमोसोम। अब देखो क्रोमोसोम में दो आर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये तो शॉर्ट आर्म है और ये लॉन्ग आर्म। इस वाले हिस्से का भी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। ठीक है, तो इसमें आपको शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म दिखाई दे रही है। शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन को जहां पे ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर। क्या बोलोगे? सेंट्रोमियर। यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रोमियर। ठीक है ना। या फिर देखो ये हिस्सा ऐसा है जहां पे वो दोनों आर्म्स क्या है, थोड़ी सी कंस्ट्रिक्टेड है, बिछी हुई है। ठीक है, तो देखो इस पर्टिकुलर रीजन को क्या कहा जाता है? प्राइमरी, यानी कि पहली कंस्ट्रिक्शन, जो सभी क्रोमोसोम्स के अंदर होगी। इट इज प्रेजेंट इन एवरी क्रोमोसोम। क्लियर? ठीक है, अब देखो कुछ एक क्रोमोसोम्स के अंदर, सभी क्रोमोसोम्स में नहीं होगा, सिर्फ हम कुछ क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? एक और कंस्ट्रिक्शन मिलती है। उस कंस्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलोगे? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी तो सब में होगी, लेकिन कुछ क्रोमोसोम में, सभी क्रोमोसोम में नहीं, कुछ ही, सम ऑफ द क्रोमोसोम्स हैव सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, यानी वो हिस्सा, मतलब प्राइमरी के अलावा एक और जगह ऐसी मिलती है जहां पे क्रोमोसोम्स की अनकंस्ट्रिक्टेड मिलती है। उस हिस्से को सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है, और इस पूरे रीजन को एनओआर रीजन कहा जाएगा, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, अब देखो ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, इसके बाद का जो क्रोमोसोम का पार्ट है, ये जो अलग सा हिस्सा अलग से दिखाई देगा, नॉर्मल क्रोमोसोम यहाँ पे है, ये वाला हिस्सा आपको अलग से दिखाई देगा, जी इसीलिए इस टाइप के क्रोमोसोम को सैटेलाइट क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम, क्योंकि ये अलग से दिखता है। ठीक है ना, ये हमें अलग से दिखता है तो पता लग जाता है, मार्कर का काम कर रहा है कि ये वाला क्रोमोसोम सेट क्रोमोसोम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, ये पूरा हिस्सा सेट रीजन कहलाएगा। सेट की फुल फॉर्म है साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको, लेकिन ऐसे क्रोमोसोम को हम सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। तो देखने से लगता है कि सेट का मतलब सैटेलाइट है, सैटेलाइट नहीं होता है, वो सेट होता है। ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म अलग होती है, बट आपने सैटेलाइट क्रोमोसोम ही याद रखना है। ठीक है ना, तो देखो अब इसके अंदर ये जो ब्लू कलर से हमने बनाया है, ये ब्लू कलर से बनाने वाली जो थ्रेड है, उस थ्रेड को क्या कहा हमने? डीएनए कहा। क्या कहा? डीएनए। और देखो डीएनए इस रीजन में आने के बाद थोड़ा सा अनकॉइल हुआ और इस तरीके का रीजन बनाया, और ये जो रेड कलर से है, दिस इज न्यूक्लियोलस। यहाँ पे बहुत ज्यादा आरएनए है, बहुत ज्यादा प्रोटीन है, ठीक है, प्लस डीएनए का कुछ हिस्सा है, बट डीएनए इसका खुद का नहीं है। डीएनए इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस। ठीक है, वो सेट क्रोमोसोम का डीएनए है। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत डीएनए होगा, यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स होंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ ध्यान रखना, न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। ठीक है, राइबोसोम की सिंथेसिस होती है, और जब राइबोसोम बन रहा है तो उसको बनाने के लिए हमें डीएनए भी चाहिए, हमें आरएनए भी चाहिए, और हमें प्रोटीन भी चाहिए। आ गई बात समझ में? तो देखो यहाँ इस हिस्से में हमारे राइबोसोम बन रहे हैं, और राइबोसोम बनाने के लिए हमारे पास डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों चीजें होंगी। तो इस हिस्से में बेसिकली abundant amount of RNA, abundant amount of protein,
ठीक है, वो सारी चीजें मिलती है। आगे बात समझ में? तो ये पूरा हिस्सा क्या है, इस हिस्से में देखो ये क्वेश्चन आता है और कई बार पूछा गया है कि न्यूक्लियोलस के अंदर क्या क्या होता है। डीएनए होगा, ठीक है, आरएनए होगा और प्रोटीन कंटेंट होगा। आगे बात समझ में? इसको हमेशा ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे फिर पूछा जा सकता है। क्लियर? ठीक है, तो देखो हमने क्या कहा, तो ऐसे मतलब जनरली न्यूक्लियोलस कहाँ मिलेगा आपको, जहाँ पे सैटेलाइट क्रोमोसोम है। आगे बात समझ में? और ध्यान रखना सैटेलाइट क्रोमोसोम का ये जो साइड रीजन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक मिलता है, इसलिए जनरली न्यूक्लियोलस कहाँ है, पेरिफेरी पे मिलता है। अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा पॉइंट। ऑलवेज रिमेन एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ऑफ सेट क्रोमोसोम, ये पूरा सेट क्रोमोसोम है, इसकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से एसोसिएटेड मिलता है, ठीक है ना, कॉल्ड एनओआर रीजन, और इस पूरे रीजन को हम एनओआर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी कहते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपकी एनसीईआरटी ने भी लिखा है, एंड यू ऑल्सो हैव टू लर्न ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब देखो जनरली न्यूक्लियोलस जो है वो हैप्लॉइड नंबर, मतलब हैप्लॉइड सेट कितने हैं, एक सेल में कितने हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो जनरली एक न्यूक्लियोलस फॉर वन सेट ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। आगे बात समझ में? ठीक है, तो हमारी जो ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं हम कैसे हैं, हम डिप्लॉइड हैं, तो जनरली दो न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियोलस पर न्यूक्लियस आपको मिलेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है ना। तो देखो वन न्यूक्लियोलस, वन फॉर वन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? तो हमने जब डायग्राम बनाया था तो ह्यूमन सेल का लगा सकते हो, ह्यूमन न्यूक्लियस का लगा सकते हो, ठीक है ना, जिसमें हमने दो न्यूक्लियोलस दिखाए थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब देखो फंक्शंस की जहां तक बात है तो बेसिक फंक्शन क्या है इसका, राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ दी सेल, ठीक है, और प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल क्या था, राइबोसोम। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो है राइबोसोम फैक्ट्री किसे कहते हैं, इसके साथ साथ प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखो कई बार इसे हम लिटिल न्यूक्लियस भी कह देते हैं, किसको, न्यूक्लियोलस, ठीक है। अदर फंक्शंस देखो बहुत सारे हैं, जैसे कि बात करें इट इज स्टोर ऑफ आरएनए, जितने भी आरएनए बन रहे हैं वो कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, क्योंकि हमने देखा था राइबोसोमल आरएनए जो है अल्टीमेटली वही क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियोलस। आगे बात समझ में? स्टेनिंग की जहां तक बात है ये पायरोनिन स्टेन को अटेन करता है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा कल के लेक्चर में हम लास्ट पार्ट कवर करेंगे, दैट इज क्रोमेटिन फाइबर्स। आज बहुत ज्यादा लेंदी हो गया है, कल उसको कवर करेंगे, उसमें बहुत कुछ करवाना है क्योंकि बेसिक्स हैं वो, ठीक है ना। और ये चैप्टर आपके काफी सारे, स्पेशली दिस पार्ट, ठीक है, जो आपकी जेनेटिक्स है वो इस पे डिपेंड कर रही है, आपकी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वो इस पे डिपेंड कर रही है। तो काफी सारी चीजें जो है आपका सेल डिवीजन में कुछ चीजें हैं जो इससे कनेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कनेक्ट करता है आपका ये चैप्टर, ठीक है। होप यू ऑल आर लर्निंग वेल, ठीक है, एंड यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इन अ वेल मैनर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट